Everyone, this is RS Biaut and this is my first video for class 10th. Subject is SST. Then ये जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए पहला वीडियो जिसमें क्लास 10th के SST सब सब्जेक्ट के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बस आप लोग से यही कोशिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ठीक है। देन वी गो अहेड, ठीक है। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होते हैं। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। इसको हम नहीं जानते, ठीक है, इसको हम नहीं जानते हैं। हम जानते क्या है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद सिंपल बात है, नेशनलिज्म, यानी कि वह भावना, वह विचारधारा जो हमें अपने राष्ट्र के प्रति होती है, राष्ट्र के हित के लिए होती है और देश के मतलब कि देश के समाज के लिए जो हम कामें करते हैं वे राष्ट्रवाद को उसी करते हैं, ठीक है। अब इस किताब की भाषा में बोले तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है। यानी कि जो आधुनिक युग में जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है, राजनीतिक जो क्रांतियां हो रही है, उन्हीं के परिणाम के रूप में यह राष्ट्रवाद है। यह जो है एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होता है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। ये हमारा पहला मेन पॉइंट हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो फ्रांस से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो हम पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर 1 का पूरा सारांश है, यानी कि नोट्स कहिए उसको। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, तो इसको आप नोट्स चलते नोट के जैसा लिख लीजिए और वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर कहिएगा तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में साथ नोट्स को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना होगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आएगा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद के विकास में जो सहायक तत्व है वो करीबन 6 है। कौन कौन से? तो पहला है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, यानी कि जो फ्रांस में, जो यूरोप में, जो और ऑस्ट्रिया में, रसिया में, इन जब इलाकों में जब राष्ट्रवाद की भावना जगी तो पुनर्जागरण के जो हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी ना, उसमें जो है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुए थे। इसके बाद दूसरा क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्वों में एक दो ये भी है कि फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श हैं, और तीसरा में हम देखेंगे तो नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके जो सैन्य अभियान थे और उसके प्रशासनिक व्यवस्था भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए थे। अगला है कि मध्यम वर्ग का उदय और उदारवादी सोच। जो मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ था और जो उदारवादी सोच था ये भी एक राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख कारण होता है। पांचवा है तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि जो समय चल रहा था और उस समय की जो राजनीतिक स्थिति चल रही थी, सामाजिक स्थिति चल रही थी, सांस्कृतिक जो स्थितियां है वो चल रही थी, वो सभी राष्ट्रवाद के विकास में एक सहायक तत्वों के रूप में उभरे हुए थे। और छठा है जो मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उसका जो प्रतिक्रियावादी नीति थी ये भी राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको आप लोग कवर कीजिएगा जरूर। और आज देखेंगे हम राष्ट्रवाद चेतना का परिणाम, यानी राष्ट्रवाद चेतना का क्या परिणाम हुआ। तो इसके परिणाम में आपको लगभग दो क्रांतियां हुई, जिसमें एक पहली 1830 की जुलाई क्रांति और दूसरी थी 1848 की क्रांति। दोनों के कारण क्या थे और दोनों के परिणाम क्या हुए, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
तो जो पहला कारण था 1830 की जुलाई क्रांति का, वह था मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। देखिए, मेटरनिख जो था एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब ये जो था एक देश था उस समय का, एक ताकतवर, एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर बात करें तो उसकी जो नीतियां थी वो प्रतिक्रियावादी थी। दूसरा था कि चार दशम और पॉलीगेनिक जो थे उनका निरंकुश शासन। और तीसरा था उदारवादी द्वारा अभिजात वर्गीय व्यवस्था का विरोध करना। जो उदारवादी थे वे अभिजात वर्ग के जो व्यवस्था चली आ रही थी उस समय उनका विरोध करते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप क्या हो गया? शासक बन गया। क्या हो गया? लुई फिलिप जो है शासक बन गया। और जो उस समय का चार्ल्स दसम राजा था वह इंग्लैंड में क्या कर गया? भाग गया। पहला परिणाम क्या था कि लुई फिलिप जो है शासक बन गया और चार्ल्स दसम जो है वह इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद जो है बात करेंगे तो उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जो उदारवादी समाज था, उदारवादी जो प्रमुख उदारवादी लोग थे, उन्होंने उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। और तीसरा क्या था? मेटरनिख की जो व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। जो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का जो शासक, उसको क्या किया? चुनौती दिया। और तीसरा है राजशाही एवं चर्चम। दूसरा चौथा है राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती देना। जो उस समय राजशाही की और चर्च का प्रभाव था उसको भी लोगों ने, उसको भी जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने चुनौती देने का निर्णय लिया, उनका विरोध करने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं कि 1848 की क्रांति। तो इसका जो कारण क्या था? इसका कारण था आपका लुई फिलिप की कमजोर और उदारवादी नीति। समझे? लुई फिलिप की कमजोर और उदारवादी नीति और जो असफल वैदेशिक नीति थी, ये भी एक कारण बनी किसका? तो 1848 की क्रांति का। ठीक है। तीसरा जो कारण था वह भूखमरी और बेरोजगारी का। भूखमरी और बेरोजगारी भी 1848 क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है। अब बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया और जो द्वितीय गणराज है उसकी स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेपोलियन जो थ्योरी है वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। क्या होता है कि नेपोलियन थ्योरी जो है सम्राट का, फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण करने का प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। क्या की जा रही है? जो इटली और जर्मनी जो इम्पोर्टेंट कंट्री थे, इम्पोर्टेंट साम्राज्य थे, इन दोनों को एक करने का जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया जा रहा है। तो इतना है, आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ? अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आप समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट पढ़कर हम जो है उनका जवाब, उनका उत्तर, उनका आंसर हम जरूर देंगे। ठीक है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर क्या होता है कि हम लोग को आगे पढ़ना है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इसका पहला एकीकरण का जो देखेंगे बाधक तत्व क्या है। बाधक तत्व यानी कि वो तत्व जो इटली के एकीकरण में अरोड़ा बन रहे थे, मतलब कि इटली के एकीकरण होने शुरू कर रहे हैं। तो पहला था कि विषम भौगोलिक परिस्थिति। विषम भौगोलिक परिस्थिति का मतलब है कि जो इटली की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो उनका जमीन क्षेत्रफल वो अलग थी।
एक समान नहीं थी। दूसरा है कि पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, यानी कि उस समय इटली के शासन में पड़ोसी देश थे उनका कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप था। ये लोग जो है इटली के शासन व्यवस्था में, इटली की राजनीतिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में अपने हिसाब से हस्तक्षेप करते थे। और तीसरा है कि पोप का प्रभाव। क्या प्रभाव? पोप का प्रभाव। ठीक है, जो पोप होते हैं, पोप बोलते हैं ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को, जो अभी इटली के करंट में इटली के रोम, रोम जो राजधानी है रोम, उसी के अंदर एक छोटी सी कंट्री बनाया गया, वेटिकन सिटी कंट्री समझ लीजिए। एक शहर से, एक शहर तो शहर से, गांव से भी, मोहल्ले से भी, मोहल्ले के बराबर होता है, 700 कुछ मीटर के करीब में उसका ऐसी है, ज्यादा तो है नहीं। तो उस इलाके के जो ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु, उसको पोप बोलते हैं, इनका भी एक इटली के राजनीति में और क्या बोलेंगे उसको, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवनों में, समाजों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कारण है तो कौन कौन होते थे। तो एक कारण है तो थे, पहले थी राष्ट्रवाद की विचारधारा। ठीक है, क्या हुई थी कि यूरोप में जैसे जैसे राष्ट्रवाद की बढ़ रही थी ना, तो यहाँ भी इटली में भी राष्ट्रवाद जो है बहुत तेजी से इसकी विचारधारा को यहाँ की जनता में बटा गया, मतलब कि फैलाया गया। उसके बाद क्या है कि फ्रांस की घटनाओं का, जो पीछे हमने पढ़ा था कि सबसे पहली जो है राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में ही जन्मी, तो इस फ्रांस की जो घटनाएं घटी थी उन सब को भी सीख लेकर जो इटली का जनता है उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। इसके बाद नेपोलियन की सैन्य अभियान है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके जो सैन्य अभियान थे, उसके जो युद्ध के जो सैनिकों का अभियान था, युद्ध था, उन सब से भी सबक लेकर इन्होंने इटली को एकीकरण करने का निर्णय लिया। ठीक है, चौथा है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिख, उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, सोच थी, और वहां के जो नागरिक आंदोलन हुए थे, इन सब को देखते हुए ये इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्थान के लिए रखे थे। इसके अलावा अगर पांचवी बात करें तो मैजनी, माउंट कापूर और गैरिबल्डी का जो योगदान था वो भी इटली को एकीकरण करने में बहुत ही उपयोगी था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे मेजनी कौन है, काउंट कापूर कौन है और गैरिबल्डी कौन है, तो इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, दोनों कौन है, इनका काम क्या था, ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेजनी जो है वह एक यंग इटली नाम का संस्था था, उसकी इसने स्थापना की। देखिए यहाँ पे यंग इटली जो 1831 में इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा यंग यूरोप नाम की संस्था के भी स्थापना की थी 1834 में। मेजनी ने दो महत्वपूर्ण, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप नाम के 1831 और 1834 में दो संस्थाओं को स्थापना किया। उसके बाद उसने 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत की। 1848 की क्रांति के बाद मेजनी ने पुनः वापसी, जो इटली सरकार की एकीकरण की और जो जनवादी आंदोलन की उसने शुरुआत की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा सार्डिनिया पीडमोंट के शासक एल्बर्ट को पराजय के बाद इसने पुनः प्लान कर दिया। ऑस्ट्रिया ने जो सार्डिनिया पीडमोंट के शासक एल्बर्ट को हराया था, उसके बाद वो इसने मेजनी ने वापस अपने जो इटली चले गए थे। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है यानी कि काउंट काबूर, ये कौन था? तो ये जो है विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। ये कौन था याद रहे? विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये जो है 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग किया था, सहायता दी थी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि इसने नीस और सेवाए को नेपोलियन थ्योरी को देने का वादा किया, ठीक है। उसके बाद इसने 1859-60 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के कब्जे विरोध के कारण इसने वेनेसिया ऑस्ट्रिया को ही कब्जे में लिया। इसके अलावा बाकी जगहों को इसने छोड़ दिया, ठीक है। 1860-61 में परमा मोडेना टस्कनी पर इसने अधिकार किया। तो ये जो है मिस्टर काउंट काबूर के बारे में बात किया गया था। इसके पहले हमने मेजनी के बारे में बात किया, उसके पहले हमने इटली के एक में जो सहायक थे उनके बारे में बात किया, और उसके पहले हमने इटली के बारे में बात किया। ये सब जो है राष्ट्रवादी चेतना का जो परिणाम है, क्रांति है, उनके कारण है और उनके परिणाम है, और ये है राष्ट्रवाद के इतिहास में सहायक तत्व कौन कौन से, ठीक है, ठीक है। अगला जो है क्या है, तो अगला है नाम जो है वह गेरिबल्डी। क्या नाम है? गेरिबल्डी। अब ये महाशय कौन थे, इनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। गेरिबल्डी जो है पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक, आगे चलकर काबूल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पुरस्कार बना, सिसिली और नेपल्स का अधिकार किया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना, ठीक है। 1862 में रोम के आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग कर दिया। अगला है इटली के दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया और एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। और जहां तक हमें पता है इसके पहले ये नाविक था, लेकिन इसने मेजनी के विचारों का समर्थन करके और काबूल के प्रभाव में जो आगे हम लोग पढ़े थे काउंट काबूल, ये विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री, इसके प्रभाव में आकर इसने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया, ठीक है। अब कहेंगे एकीकरण का जो अंतिम चरण है उसकी बात करते हैं। तो 1862 में काबूल की मृत्यु के बाद और रोम और वेनेसिया पर विक्टर इमैनुअल ने स्वयं अधिकार किया। 1870-71 के फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में। तो इसके 12 तत्वों में आपको कहेंगे तो ये लगभग 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरा बोलेंगे तो ये उत्तर जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल इलाका था। दूसरा बात करते तो राष्ट्रवाद की प्रारंभिक भावना का अभाव था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एकीकरण के सहायक तत्वों में। तो इसमें जो है आपका नेपोलियन का सैन्य अभियान और राय राज की स्थापना जो पहली सहायक तत्व है ये है। दूसरी है कि बुद्धिजीवी एवं हिगेल, काउंट कम्बोल्ड आदि के राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। तीसरा है शिक्षक छात्र संगठन बोसन बैफेट, मेटरनिख की दमनकारी कानूनी कर्जलवाद एवं व्यापारियों की संस्थागत जोदान। उसके बाद विलियम एवं बिस्मार्क के आविर्भाव। तो सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कि विलियम एवं बिस्मार्क का आविर्भाव, यानी कि 4 टॉपिक्स थे इसके। पहला है नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राज की स्थापना। दूसरा है बुद्धिजीवी तथा हेगेल, कांट, हम्बोल्ट आदि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव।
उसके बाद है शिक्षक छात्र संगठन और बोसठ सैफट मेटरनिक का दमनकारी जो है कानून पर स्वागत व्यापारियों का सस्ता जाल वेरिन का योगदान। और चौथा है विलियम और बिस्मार्क का आविर्भाव। अगला देखेंगे कि बिस्मार्क के एवं जर्मनी का जो एकीकरण है उसका मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो पहला है जर्मन डायट की में प्रशा का प्रतिनिधि और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। ठीक है, ये जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। प्रशा क्या है? प्रशा जो है जर्मनी का एक स्टेट मान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट स्टेट था और सैन्य शक्ति के महत्व का समझते हुए लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। इसके अलावा 1864 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। ठीक है, ये 3 आपका टॉपिक्स इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सुरवशिक पर अपना जो जर्मनी का अधिकार एवं जर्मन बहुल्य होल्स्टीन पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व माना। ठीक है, उसके बाद जो होल्स्टीन के जर्मनी आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। तीसरा 1866 में सेवडेवा को युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजय तो प्रशा से ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व समाप्त। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांसीसी युद्ध के माहौल का निर्माण करना। इसके बाद जो है नेपोलियन थ्री द्वारा 1969 को प्रशा पर आक्रमण, लेकिन सेड्रॉन के युद्ध में फ्रांस की पराजय। नेपोलियन 1870 में प्रशा पर आक्रमण करता है, लेकिन सेड्रॉन के युद्ध में फ्रांस से पराजय हो जाती है। ठीक है, फ्रांस की पराजय हो जाती है। इसके बाद देखते हैं तो 18 मई 1971 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक तो है उनकी ये बातें की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कुछ अन्य देशों के बारे में बातें। तो अन्य देशों में देखते हैं तो सबसे पहले आता है यूनान। ठीक है, तो यूनान में क्या हुआ है कि यूनान में जो है तुर्की प्रभुत्व के विरोध होना और उसके उदय इंग्लैंड और फ्रांस और रूस के सहयोग से 1832 में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय ही हो रही है 1929 में एड्रियानोपोलिस के संधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद हंगरी जो है ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसुत और फासिस्टिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन 1846 को राजधानी ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्र मित्र परिषद की मांग स्वीकार करना। और उसके अलावा प्रतिनिधि सभा का राजधानी बुदापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन की मान्यता एवं हंगरी का राष्ट्रीय स्मिता का महत्व देना। इसके बाद जो है ये पोलैंड में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है गया। चौथा है बोहेमिया, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया द्वारा दमन कर दिया गया है। यानी पोलैंड में और बोहेमिया में इन दोनों जगहों पर राष्ट्रवादी आंदोलन को दमन कर दिया गया, लेकिन ये दोनों जगहों पर अपना अपना राष्ट्रीय आंदोलन उभरा और संधि द्वारा उनको एक नया रूप मिला। ठीक है, तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर जो हम बोलेंगे जिसको हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, ये हुआ समाप्त। इसका नोट्स हुआ समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ जो कि इम्पोर्टेंट है। तुम देखते रहिए और फिर से एक और बोलना चाहेंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले
वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।